नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और हम आपको एक बात बता दें कि यह इस YouTube चैनल की पहली क्लास होने वाली है। बिल्कुल पहली क्लास, इससे पहले कोई भी क्लास नहीं हुई है यहाँ पे। तो इस क्लास को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको एक बार पढ़ के बिना कॉपी कलम उठाए कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आप कॉपी कलम उठाइए और नोट्स बना डालिए। और इस क्लास को देखने के बाद अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बुक पढ़ना काफ़ी इजी लगेगा। क्लास में टीचर्स जो समझाएंगे वो भी आपको इजी लगेगा। तो इस क्लास में हम बताएंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। तो समय न गवाते हुए हम थोड़ा तेज़ी से चलेंगे, क्योंकि एकदम बहुत ही इजी भाषा में मैंने इंग्लिश में इसको तैयार किया है कि जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। फिर लिखना कैसे है वो आप बुक्स पढ़ के, केस मैथ्स पढ़ के जान ही जाएंगे। बाकी हम अब बताएंगे आपको कॉन्सेप्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो इससे पहले हम जान लें कि लाइबिलिटी क्या होती है। जब कोई इंसान किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार होता है तो उसे लाइबिलिटी कहते हैं। लॉ के अकॉर्डिंग लाइबिलिटी दो तरह की होती है, सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी। दोनों का मतलब है कि इंसान ने कुछ गलत किया है, लेकिन इनका नेचर, प्रोसेस और पनिशमेंट अलग अलग होता है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि सिविल लाइबिलिटी क्या होती है। सिविल लाइबिलिटी तब होती है जब किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के पर्सनल राइट्स का उल्लंघन किया हो, जैसे पैसा न देना, प्रॉपर्टी का झगड़ा, नुकसान पहुंचाना, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना। तो इसमें केस अफेक्टेड पर्सन खुद करता है और कोर्ट उसे कंपनसेशन देने के लिए बोल सकती है। मतलब जो पर्सन गिल्टी होगा वो कंपनसेशन देगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम सिविल लाइबिलिटी कि अगर ए ने बी से सामान लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया और सामान नहीं लिया तो बी सिविल कोर्ट में केस करेगा। या ऐसे जान लें हम कि दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है और कोई एक उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करता है, तो दूसरा, जिसको हम प्लेंटिफ कहेंगे, वो सिविल कोर्ट में केस कर सकता है। क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है? क्रिमिनल लाइबिलिटी तब होती है जब कोई ऐसा काम किया जाए जो पूरे समाज या कंट्री के खिलाफ हो, जैसे कि चोरी मतलब थेफ्ट, मारपीट, असॉल्ट, मर्डर, रेप, फ्रॉड और ऐसे अदर्स क्राइम्स। तो अदर क्राइम्स इसमें केस सरकार करती है, क्योंकि ये जुर्म समाज के खिलाफ होता है। कोर्ट मुजरिम को सजा देती है, जैसे जेल या फाइन। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि अगर ए ने किसी का मोबाइल चुरा लिया तो पुलिस FIR लिखेगी और सरकार ए के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाएगी। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इनका उद्देश्य क्या है कि सिविल लॉ का एम होता है कि जिस व्यक्ति को नुकसान हुआ है उसे कंपनसेशन मिले। क्रिमिनल लॉ का एम होता है कि मुजरिम को सज़ा मिले और दूसरे लोगों को वार्निंग मिले कि ऐसा गलत काम ना करें। इनके कोड्स कौन कौन होते हैं और इनके लॉज क्या होते हैं, कोर्ट और कानून। तो सिविल केसेस जो होते हैं सिविल कोर्ट में चलाए जाते हैं और CPC मतलब सिविल प्रोसीजर कोड के रूल्स को फॉलो करते हैं। क्रिमिनल केसेस जो होते हैं क्रिमिनल कोर्ट में चलाए जाते हैं। क्रिमिनल कोर्ट, ये ट्रायल कोर्ट जो होते हैं, मजिस्ट्रेट सेशन कोर्ट। और भारतीय न्याय संहिता जो कि पहले IPC था, इंडियन पीनल कोड। और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि पहले CRPC था, CRPC फॉलो करते हैं। अब केस कौन करता है? सिविल लाइबिलिटी में अफेक्टेड पर्सन मतलब प्लेंटिफ खुद कोर्ट में केस करता है, और क्रिमिनल लाइबिलिटी में सरकार मतलब स्टेट मुजरिम के खिलाफ केस चलाती है। प्रूफ का लेवल क्या होना चाहिए? सिविल केसेस में कोर्ट को बस ये देखना होता है कि गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं,
और क्रिमिनल केसेस में प्रूफ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई शक की गुंजाइश ना हो, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पनिशमेंट या रिजल्ट क्या क्या होते हैं? तो सिविल केस में पैसा देना पड़ता है या किसी काम को करने या रोकने का ऑर्डर मिलता है। मतलब सिविल केस में पनिशमेंट कंपनसेशन के रूप में भाग लेती है, और क्रिमिनल केस में जेल, फाइन या दोनों हो सकते हैं। कभी कभी डेथ पेनल्टी भी मिल जाती है। एक ही काम से दोनों केस हो सकते हैं, जैसे कभी कभी एक ही इंसिडेंट से सिविल और क्रिमिनल दोनों लायबिलिटी बनती हैं। एग्जाम्पल, ए ने बी को मार दिया, बी का परिवार क्रिमिनल केस करेगा, ए को जेल हो सकती है, बी का परिवार सिविल सूट भी डाल सकता है, ए से कंपनसेशन मांग सकता है। कंक्लूजन, सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी दोनों इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं। सिविल लॉ प्राइवेट डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है जिसमें पैसा या राइट्स का सवाल होता है, और क्रिमिनल लॉ समाज के खिलाफ जुर्म को पनिश करता है। दोनों का पर्पज अलग होता है, प्रोसेस अलग होती है और रिजल्ट्स भी अलग होता है। अब हम जानेंगे मेंस रिया और एक्टस रियस क्या होता है। एक्टस रियस तो प्रिंसिपल ऑफ मेंस रिया और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब इसका हम परिचय देख लेंगे कि क्रिमिनल लॉ में किसी भी क्राइम के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक्टस रियस और मेंस रिया। एक्टस रियस क्या होता है? गलत काम, गिल्टी एक्ट। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, गलत नीयत। ज़्यादातर जुर्म तभी साबित होते हैं जब दोनों चीज़ें साबित की जाएं, लेकिन कुछ केसेस में सिर्फ काम करना ही काफ़ी होता है, चाहे नीयत गलत हो या नहीं। उसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। चलिए दोनों कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में समझते हैं। मेंस रिया का प्रिंसिपल, गिल्टी माइंड। इसका मतलब मेंस रिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है गिल्टी माइंड, यानी कि गलत सोच या इरादा या नियत। ये बताता है कि अक्यूज्ड ने काम जानबूझकर किया था या नहीं। जब किसी इंसान के पास गलत काम करने की इंटेंशन, नॉलेज या विलफुल निगलेक्ट होती है तब मेंस रिया माना जाता है। लीगल प्रिंसिपल ये कहता है कि नो क्राइम विदाउट गिल्टी माइंड, मतलब कि मेंस रिया के बिना कोई भी इंसान क्रिमिनल नहीं माना जा सकता ज़्यादातर। पर हमने एक्सेप्शन भी देखा कि बिना मेंस रिया के भी माना जा सकता है जब काम गलत हो उसका, जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंतर आता है। इसके एग्जाम्पल केस लॉ है आरबी प्रिंस। इस केस में कोर्ट ने कहा कि किसी क्राइम के लिए एक्यूज्ड की नीयत भी चेक करनी जरूरी होती है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब है कि अगर कोई इंसान गलत काम करता है तो उसे पनिश किया जा सकता है, चाहे उसने गलती से किया हो या उसकी कोई गलत नियत ना हो। इसमें मेंस रिया प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहाँ लगती है? जब पब्लिक सेफ्टी, हेल्थ या एनवायरनमेंट का इशू हो, जब लॉ का स्ट्रिक्ट फॉलो करना ज़रूरी हो, और मोस्टली सिविल लॉ या रेगुलेटरी लॉज में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी फॉलो होती है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे पॉल्यूटेड वाटर रिलीज करना, जहरीला या अनसेफ फूड बेचना, फैक्ट्री से हार्मफुल गैस लीक होना, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन। इसके फेमस केसेस कौन कौन से हैं? रेनल्ड्स वर्सेस फ्लेचर। इस केस में डिफेंडेंट ने अपने लैंड पर एक बड़ा पानी का टैंक बनवाया, लेकिन वो फट गया और पानी नेबर की लैंड पर चला गया। कोर्ट ने कहा कि चाहे नियत नहीं थी, लेकिन नियत गलत नहीं थी। चाहे नियत उसकी गलत नहीं थी लेकिन उसकी जिम्मेदारी थी, इसलिए स्ट्रिक्ट लायबल माना गया। दोनों में अंतर हम देख लेंगे मेंस रिया और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में।
मेंस रिया होता है कि गलत इरादे से किया गया काम। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इसमें इरादा मैटर नहीं करता, बस काम गलत होना चाहिए। ये किन किन चीज़ों में लगता है? मेंस रिया कौन कौन से केस क्राइम्स में लगता है? जैसे मर्डर हो गया, थेफ्ट, फ्रॉड जैसे क्राइम्स। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी किस में लगता है? जैसे पॉल्यूशन, फूड सेफ्टी, इन सारे मैटर्स में। तो क्या बताओ, नीयत ज़रूरी है मेंस रिया में? हाँ, नीयत प्रूव करनी होती है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में नीयत प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और आपको हमने एग्जाम्पल बताया ही, मर्डर केस, थेफ्ट केस, ये सारे मेंस रिया के एग्जाम्पल्स हैं। और गैस लीक, फूड पॉइजन, ये सारे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एग्जाम्पल्स हैं। अब कंक्लूजन हम देखेंगे कि मेंस रिया जो होता है, मेंस रिया क्रिमिनल लॉ का बेस है। बिना गिल्टी माइंड के क्राइम प्रूव नहीं होता मोस्टली, पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एक एक्सेप्शन है। यहाँ बस एक्ट प्रूव करना होता है, नियत नहीं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का यूज़ तब होता है जब लॉ को इन्फोर्स करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे पब्लिक हेल्थ या सेफ्टी के केसेस में। पर हो सकता है कुछ लोगों को मेंस रिया ठीक से ना समझ में आया हो। मेंस रिया थोड़ा और डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है। मेंस रिया एक लैटिन टर्म है, मेंस रिया, जिसका मतलब होता है गिल्टी माइंड या गलत नियत। ये क्रिमिनल लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। किसी भी क्राइम के लिए सिर्फ गलत काम मतलब एक्टस रियस करना काफ़ी नहीं होता। उस गलत काम के पीछे इंटेंट, नॉलेज या विलफुल नेग्लिजेंस भी होनी चाहिए, तभी वो एक्ट क्राइम माना जाएगा मोस्टली। पर इसके कुछ एक्सेप्शन भी हमने आपको पहले ही बता दिया। मेंस रिया का रोल क्या है? अगर किसी इंसान ने किसी को जानबूझकर मारा हो, चोरी करने का प्लान बनाया हो, फ्रॉड की नीयत से डॉक्यूमेंट्स बनाए हों, तो ये सब मेंस रिया के एग्जाम्पल्स आएंगे। एग्जाम्पल हम देखेंगे कि ए ने बी को थप्पड़ मारा क्योंकि उसे गुस्सा था, और ए ने चूँकि जानबूझ के मारा, तो यहाँ एक्टस रियस भी है मारना, क्योंकि ये गलत काम किया, मारा, ये हो गया एक्टस रियस में। और मेंस रिया भी है जो कि इंटेंशन है, इसलिए ए गिल्टी होगा। एग्जाम्पल 2 देखेंगे। ए साइकिल चला रहा था और एक्सीडेंटली किसी से टकरा गया। अब गलत काम तो हुआ लेकिन मेंस रिया नहीं थी, तो क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। मेंस रिया के रूप कौन कौन से होते हैं? फॉर्म्स। इंटेंशन मतलब इरादा, एक्यूज ने जानबूझकर काम किया हो। एग्जाम्पल, ए ने बी को मारने की प्लानिंग की और मार दिया। या फिर नॉलेज हो, एक्यूज को पता था कि उसका काम गलत है फिर भी किया। ए जानता था कि उसकी फैक्ट्री का केमिकल जहरीला है फिर भी उसे रीबर में डाला। ये भी मेंस रिया के अंदर आएगा। रेकलेसनेस, एक्यूज ने वार्निंग इग्नोर की और केयरलेस एक्ट किया। जैसे ए ने पटाखे क्राउड में फोड़ा, गलती नहीं थी लेकिन केयरलेस था, इसमें भी मेंस रिया माना जाएगा। नेग्लिजेंस, एक्यूज ने ड्यूटी ऑफ केयर फॉलो नहीं की, जैसे डॉक्टर ने सही ट्रीटमेंट नहीं दिया, पेशेंट मर गया, ये भी मेंस रिया मानी जाएगी। और हमने आपको आर.वी. प्रिंस का केस पहले ही बता दिया, आर वर्सेस प्रिंस का केस। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी एक्ट के लिए मेंस रिया ज़रूरी है तो एक्यूज्ड के इंटेंशन को ज़रूर चेक किया जाएगा। और दूसरा एक केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज का, जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ जान लेते हैं मेंस रिया का रिक्वायरमेंट लॉ के वर्डिंग पर डिपेंड करता है, हर ऑफेंस में ज़रूरी होता है। और पर मेंस रिया कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं होता, जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस जितने होते हैं जो पॉल्यूशन, फूड सेफ्टी, ट्रैफिक रूल्स एक्सेट्रा वाले होते हैं, वहाँ सिर्फ एक्ट प्रूव करना होता है। तो अब हम कंक्लूजन देख लेंगे कि मेंस रिया क्रिमिनल लॉ का बैकबोन है। किसी इंसान को पनिश करने से पहले कोर्ट चेक करता है कि उसकी नीयत गलत थी या नहीं, सिर्फ एक्ट से नहीं, जब तक माइंड भी गिल्टी नहीं होता तब तक क्राइम कंप्लीट नहीं होता, पर एक्सेप्शंस को छोड़ के।
तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। तो आपको केस लॉज में पढ़ा दूँ। इसके 3 केस लॉज हैं। पहला, स्टेट वर्सेस महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज। इसके फैक्ट क्या क्या हैं कि मेयर हंस जॉर्ज एक जर्मन स्मगलर जूरिच से मनीला जा रहा था एक प्लेन में, जिसमें उसके पास 34 किलो सोना छुपा हुआ था। उसका कनेक्टिंग फ्लाइट बॉम्बे से था, जहां कस्टम्स ने उसको सर्च किया और सोना रिकवर कर लिया। उसके खिलाफ चार्ज किया गया अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा 1947, जिसके सेक्शन 8 फर्स्ट और सेक्शन 23(1)(a) के तहत। दूसरा सी कस्टम्स एक्ट लगा उस पर, सेक्शन 167(8) फर्स्ट। एक नोटिफिकेशन 8 नवंबर 1962 को आरबीआई ने इशू किया था और 24 नवंबर को गैजेट में पब्लिश किया गया था। ये जानकारी आप नोट कर लीजिए, आगे देखेंगे हम ये इसका क्या काम है। चूँकि ये देख रहे हैं आप कि 24 नवंबर को गैजेट में पब्लिश किया गया था। तो इसमें क्या इशू उठता है, जैसे कई लोग कह देते हैं ना मुझे लॉ पता नहीं था। अब लॉ चूँकि बन गया है और पब्लिश भी कर दिया गया है, तो ये गलती आपकी है कि आपको लॉ नहीं पता। तो इसमें इशू क्या उठता है कि क्या इस केस में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई की जा सकती है, मतलब क्या बिना गिल्टी माइंड मेंसरिया के किसी को सज़ा दी जा सकती है। क्या प्रिंसिपल इग्नोरेंसिया फैक्टी एग्जीक्यूसेट इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट यहाँ लागू होता है, मतलब फैक्ट के इग्नोरेंस माफ़ है, लॉ के इग्नोरेंस नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन और जजमेंट देखेंगे कि फेरा का मकसद, फेरा क्या है, फेरा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फेरा का मकसद था कि स्मगलिंग को रोकना और देश की इकोनॉमी बचाना। ये एक इकोनॉमिक ऑफेंस था जिसमें देश का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई किया, मतलब मेंसरिया प्रूफ करना जरूरी नहीं था। सेक्शन 8A कहता है कि अक्यूज्ड को ये साबित करना होगा कि उसके पास परमिशन थी सोना इंडिया में लाने की। सेक्शन 23(1)(a) में मेंसरिया का जिक्र नहीं है। कोर्ट ने कहा किसी को सज़ा देने के लिए ये प्रूफ करना जरूरी नहीं कि उसे पता था कि वो कानून तोड़ रहा है। अगर मेंसरिया की रिक्वायरमेंट होती तो स्मगलिंग रोकने का पर्पज फेल हो जाता। नोटिफिकेशन गैजेट में पब्लिश हुआ था तो अक्यूज का लॉ जानना एक ज़रूरी था। मतलब अक्यूज कहता है कि अगर मैं लॉ नहीं जानता हूँ तो यह इररिलेवेंट माना जाएगा। इग्नोरेंसिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूसेट का मतलब ये है कि कानून न जानना माफ़ नहीं है। माइनॉरिटी ओपिनियन, जस्टिस के सुब्बा राव ने कहा कि एमएच जॉर्ज का कोई इरादा नहीं था क्राइम करने का, इसलिए वो गिल्टी नहीं हो सकता। उनका मानना था, माननीय जस्टिस के सुब्बा राव जी का मानना था कि मेंसरिया होना जरूरी है। अब हम सिंपल समरी देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इकोनॉमिक ऑफेंस जैसे स्मगलिंग में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगती है। इसका मतलब कि गिल्टी माइंड साबित करना ज़रूरी नहीं है। कानून का मकसद स्मगलिंग रोकना है, इसलिए स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने चाहिए। और किसी को कानून न जानना उसे बचाता नहीं है। लेकिन कुछ जजेस कहते हैं कि नियत ज़रूरी है, मतलब मेंसरिया का होना ज़रूरी है। मेंसरिया गिल्टी माइंड का होना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस क्या है इस केस की कि ये केस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, दिखाता है कि मेंसरिया छोड़ा जा सकता है और साथ ही इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज प्रिंसिपल भी समझाता है। दूसरा केस हमारा कौन सा है, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस नारायण सिंह 1989। इसकी फैक्ट्स
क्या क्या है, कहानी क्या थी? नारायण सिंह और उसके साथी ड्राइवर, क्लीनर्स, कुलीज फर्टिलाइजर्स के बैग ट्रक्स में इंदौर से महाराष्ट्र ले जा रहे थे। महाराष्ट्र बॉर्डर के पास सेल्स टैक्स बैरियर पर उन्हें रोका गया। जब डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो इनवॉइसेस और अदर पेपर्स तो थे, लेकिन फर्टिलाइजर्स जो कि मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1973 के अंडर रिक्वायर्ड था, वो परमिट नहीं था उनके पास। इसलिए उनके अगेंस्ट फर्टिलाइजर मूवमेंट कंट्रोल ऑर्डर 1973 के वायलेशन में प्रोसिक्यूशन हुआ, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के सेक्शन 3 एंड 7 के तहत आता है। इस केस में इशूज़ क्या थे? क्या प्रोसिक्यूशन को मेंसरिया मतलब गिल्टी माइंड साबित करना जरूरी है कन्विक्शन के लिए, और क्या उनका एक्ट सिर्फ प्रिपरेशन था या अटेम्प्ट तक पहुंच चुका था? तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और जजमेंट क्या आता है कि मेंसरिया नॉट रिक्वायर्ड। लॉ कहता है कि इफ़ एनी पर्सन कंट्रावीन्स नोविंगली, इंटेंशनली और अदरवाइज, मतलब अगर किसी ने जानबूझकर या बिना जानबूझे भी कानून तोड़ा तो भी वो गिल्टी हो सकता है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगती है, मेंसरिया प्रूव करना जरूरी नहीं होता। और दूसरा इशू था कि क्या ये प्रिपरेशन तक ही सीमित था या अटेम्प्ट तक पहुंच चुका था? तो ये केस अटेम्प्ट तक पहुंच गया था। एक्यूज्ड जो थे वो फर्टिलाइजर ले जा रहे थे महाराष्ट्र बॉर्डर तक बिना वैलिड परमिट के। अगर उन्हें सेल्स टैक्स बैरियर पर ना रोका जाता तो इलीगल एक्सपोर्ट कंप्लीट हो जाता। तो इसलिए कोर्ट ने माना कि ये सिर्फ प्रिपरेशन नहीं बल्कि अटेम्प्ट टू एक्सपोर्ट था, जो कि पनिशेबल है। लोअर कोर्ट्स गलत थे। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा कि मेंसरिया प्रूव नहीं हुआ, इसलिए एक्यूज गिल्टी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यू को गलत कहा और बोला कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस में गिल्टी माइंड जरूरी नहीं होता। अब सुनो, कोई क्राइम होता है तो उसके 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा एग्जीक्यूशन। प्रिपरेशन तक क्राइम को क्राइम नहीं माना जाता तथा किसी को सज़ा नहीं दी जा सकती है। जैसे देखो, पहले 2 स्टेजेस इंटेंशन प्लस प्रिपरेशन में क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती, अटेम्प्ट और एग्जीक्यूशन में होती है। तो इस केस में एक्यूज्ड अटेम्प्ट स्टेज तक पहुंच चुका था। जो सारे एक्यूज थे वो अटेम्प्ट स्टेज तक पहुंच चुके थे, इसलिए वो गिल्टी थे। अब इस केस की समरी देख लेंगे हम वन लाइनर पॉइंट्स में कि एक्यूज्ड फर्टिलाइजर बिना परमिट के ले जा रहे थे, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस था। मेंसरिया प्रूव करना जरूरी नहीं था अंडर सेक्शन 7(1) ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। अटेम्प्ट स्टेज तक कंप्लीट हो चुकी थी, एक्सपोर्ट बस होने ही वाला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन अपहोल्ड किया और लोअर कोर्ट्स का व्यू रिजेक्ट कर दिया। ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस को कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। मेंसरिया हर केस में ज़रूरी नहीं होता, स्पेशली इकोनॉमिक ऑफेंसेस में। और अटेम्प्ट वर्सेस प्रिपरेशन का डिफरेंस भी यही केस सिखलाता है। ये केस अटेम्प्ट वर्सेस प्रिपरेशन का डिफरेंस भी बताता है। और थर्ड जो कि केस नया ऐड हुआ है DU LLB के केसमेट में, जो है मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये कि केसमेट में दिया नहीं गया है, पर मैं आपको अलग से इसको पढ़ा दे रहा हूँ। फैक्ट्स क्या हुआ था केस में? मच्छी सिंह और उसके साथियों ने 5 अलग अलग जगहों पर एक ही रात में 17 लोगों का मर्डर कर दिया, और ये सब रिवेंज में किया गया था। उनका पुराना झगड़ा था उस कंप्लेनेंट पार्टी के साथ। मर्डर इतने प्लान्ड, ब्रूटल और हॉरिफाइंग तरीके से हुआ कि लोग डर के मारे घर छोड़ गए।
उन पर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 302 के तहत चार्ज हुआ। अब इस केस में इशू क्या उठता है कि क्या मच्छी सिंह को डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए और क्या ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी में आता है। तो लीगल प्रिंसिपल बताओ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में कहा था कि डेथ पेनल्टी सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही दी जा सकती है। मच्छी सिंह केस ने क्लैरिफाई किया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मतलब क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 क्राइटेरिया दिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस डिसाइड करने के लिए। पहला क्या था कि मैनर ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, अगर मर्डर ब्रूटल, इनह्यूमन या एक्सट्रीमली पेनफुल तरीके से किया गया हो, जैसे घर में घुसकर मास किलिंग करना। दूसरा है कि मोटिव उसका, अगर भारी नफरत, पॉलिटिकल रिवेंज या एक्सट्रीम क्रूएल्टी मोटिव हो। तीसरा है एंटी सोशल नेचर ऑफ क्राइम, अगर मर्डर पब्लिक में फियर और पैनिक क्रिएट करे। चौथा है मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम, कितना बड़ा क्राइम है, 1 या 2 नहीं, मास मर्डर, पूरी फैमिली का सफाया कर देना। और 5वां फैक्टर ये है कि पर्सनालिटी ऑफ विक्टिम, बच्चों, औरतों, मेंटली डिसेबल्ड या कंप्लीटली इनोसेंट लोगों का मर्डर कर देना। ये सारे क्राइटेरिया क्या डिसाइड करते हैं किसी केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कहने के लिए, जिसमें डेथ पेनल्टी दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब जजमेंट हम देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मच्छी सिंह का केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, चूंकि यह प्लान्ड, ब्रूटल और एक ही रात में 17 लोगों का मर्डर था, तो ये सब इस केस को बहुत ही हीनियस बनाते हैं और डेथ पेनल्टी अपहोल्ड की गई। अब इस केस की हम समरी देख लेंगे। मच्छी सिंह ने पूरी प्लानिंग के साथ एक रात में 17 लोगों का मास मर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। इस केस ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ डिफाइन किया। डेथ पेनल्टी सिर्फ एक्सेप्शनल और हाईली क्रूअल केसेस में देनी चाहिए, ये गाइडलाइन यहीं से आई। अब आपने सोचा होगा कि इससे पहले हम मेंस रिया और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पढ़ रहे थे, ये अपने टॉपिक्स कैसे रिलेटेड है। हाँ, तो सबसे पहले व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, जो कि हमने आपको पहले नहीं बताया। अब आप लास्ट में रिलेट करके जानेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, इसमें क्राइम के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। ह्यूमन बीइंग, ऑफेंडर होना चाहिए जो लीगली रिस्पॉन्सिबल हो। मेंस रिया मतलब गिल्टी माइंड, इंटेंशन होना चाहिए उस क्राइम को कमिट करने के लिए। एक्टस रियस मतलब गिल्टी एक्ट होना चाहिए, कोई अनलॉफुल एक्ट होना। और इंजरी मतलब लीगल हार्म टू पर्सन, सोसाइटी और प्रॉपर्टी, तभी कोई क्राइम माना जाएगा। अब ये केस एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के कंटेक्स्ट में हम जान लेंगे मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब को। ह्यूमन बीइंग, एक्यूज मच्छी सिंह और अदर जो थे वर सेन, एडल्ट एंड रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स, यानी लीगली पनिशेबल थे। इस एलिमेंट का फुलफिलमेंट क्लियर है। मेंस रिया भी था, इस केस में रिवेंज मोटिव था। मर्डर पर्पजली और प्लानिंग के साथ किया गया था, मल्टीपल जगह एक ही रात में। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया ये कोल्ड ब्लडेड प्रीमेडिटेटेड किलिंग्स थे, यानी स्ट्रॉन्ग मेंस रिया क्लियरली प्रेजेंट था। तीसरा एक्टस रियस कि 17 लोगों का मर्डर हुआ तो रियल और वायलेंट एक्ट था, वेपन्स यूज किए गए, विक्टिम्स को घर में घुसकर मारा गया, एक्ट वाज अनलॉफुल एंड इंटेंशनल, सो एक्टस रियस बी फुल्ली सेटिस्फाइड। इंजरी बहुत ग्रेव इंजरी सोसाइटी और विक्टिम्स के परिवार को ही, 17 लोगों की जान गई, कम्युनिटी में फियर और टेरर स्प्रेड हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी बात को सीरियसली कंसीडर किया, इसलिए डेथ पेनल्टी दी।
तो कंक्लूजन, मच्छी सिंह का केस 4 एलिमेंट्स के ऑफ क्राइम का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल है कि यहाँ मेंसरियस प्लस एक्टसरियस दोनों स्ट्रांगली प्रूवन है। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जब क्राइम इतना प्लैंड, ब्रूटल और सोशल पैनिक क्रिएट करने वाला हो तो कैपिटल पनिशमेंट भी जस्टिफाइड है। तो ये थे एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम और एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम। आगे हम और सारे क्राइम्स के, कॉन्ट्रैक्ट्स के और अन्य लॉज के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। और ऐसे ही बिना पेन यूज किए आप चाहें तो मैं आपको इसकी PDF भी दे सकता हूँ। तो धन्यवाद, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस YouTube चैनल को। धन्यवाद।